इसका परिणाम कुछ ऐसे हुआ, रशिया के 1500 बैंक रप्ट हो गए। और हद तो तब हो गई तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है, कामयाब हुए तो हीरो, नहीं हुए तो जीरो। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जो शॉक थेरेपी वर्ल्ड के सामने कैपिटलिज्म को लेकर आई और पानी की तरह पूरे विश्व में फैलाने लगी, उसके क्या परिणाम हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 1991 में आपको पता ही होगा सोवियत यूनियन विघटन हुआ, उसके भी कुछ खामियां थी। लेकिन जो शॉक थेरेपी है वो 1991 में एडमिनिस्ट्रेड लाई गई। यूटोपिया को वादा करा गया कि उसकी इकोनॉमी मास प्रोडक्शन करेगी, मास कंजप्शन करेगी, यानी वहाँ पे खपत ज़्यादा होगी। लेकिन दोस्तों खपत तो वहाँ पर हुई नहीं, उसकी इकोनॉमी में बल्कि रियून और आ गया। रियून का मतलब होता है वहाँ की इकोनॉमी कोलैप्स्ड हो गई, बर्बाद हो गई। इसका एक परिणाम तो ये हो गया। अब चलते हैं आगे। अब आगे रशिया मिला इनको। रशिया तो आज़ाद हो गया था, बोरिस येल्सिन आते ही उन्होंने विघटन कर दिया था और पहले प्रेसिडेंट बन गए थे। तो वहाँ की इकोनॉमी जो थी सेंट्रल प्लान्ड थी। लेकिन जब ये शॉक थेरेपी लाई गई तो वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हो गया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है जितनी भी वहाँ पे कंपनीज हैं, जितने भी वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, वो प्राइवेट को दे दिए गए। और दे दिए ही नहीं गए, 90%, जी हाँ 90% थोप दिए, मतलब बिखेर दिए। ले जाओ भाई प्राइवेट वाले। और आपको पता होगा ऐसे जैसे इन्होंने दिए तो वाउचर दिए। वाउचर जानते हैं, अपनी देश की जनता को वाउचर दिए। उस वाउचर से होता था कि जो आम इंसान है, कॉमन मैन, वो भी इन प्राइवेट ये जो कंपनियां सेल हो रही हैं इनमें हिस्सेदारी ले सकता है। अब कुछ तो हिस्सेदारी ले लेते वाउचर से, लेकिन कुछ क्या करते थे, उन वाउचर को ब्लैक में बेच देते थे। ब्लैक का मतलब होता है दाम बढ़ाकर। जब उनके शेयर्स बढ़ जाते तो दाम बढ़ाकर बेच देते। आप भी शेयर मार्केट दोस्तों जानते होंगे। अब इससे क्या हुआ, रशिया में प्राइवेटाइजेशन दबा के छाया। ठीक जी। और जब वो इस जो है कंपनीज को बेचते थे तो औने पौने दाव में बेच देते थे। भैया बड़ी कंपनी है, ले जाओ जितने में ले जाना, कितने इतने शेयर दोगे ले जाओ। उसी को कहा गया लार्जेस्ट गार्बेज सेल, कूड़ा बेच देना। भाई इतनी बड़ी कंपनी तुम सस्ते में बेच रहे हो, वो भी यूएसएसआर की। ऐसा तो यार वो तो विघटन होना ही था और ये तो बर्बादी आनी ही थी। आपको पता होगा भारत में भी यही नीति अपनाई जा रही है। भारत में भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जैसे कि बैंक हो गए, मर्ज किया जा रहा है, रेलवे हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, बहुत सारी अथॉरिटीज हो गई। तो किसी भी चीज के नेगेटिव प्लस पॉइंट होते हैं। अब इससे क्या होगा, एक तो हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिलेगा, गवर्नमेंट कहां कहां तक संभालेगी इन सबको, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक जी। और रोजगार सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा नहीं आते, बिजनेसमैन हमारी इकोनॉमी में जो महत्वपूर्ण पावर रखते हैं वो रोजगार देते हैं गवर्नमेंट से ज्यादा। इससे ये भी मुंह के आ सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि इसको गरीब से एक्चुअल फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। गरीब तो अब भी वही है, खाई बनती जा रही है बीच में अमीर गरीब। गरीब की वो आशंकाएं जो उसने गवर्नमेंट से ली हैं वो प्राइवेटाइज करके तो एक्चुअली में पूरी होने वाली है नहीं। तो ये दोनों बात इसकी ये है। दोस्तों अगला जो बड़ा परिणाम आया, जैसे ही शॉक थेरेपी इंप्लीमेंट हुई, इन्फ्लेशन बढ़ा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। और जब महंगाई बढ़ती है उस देश की, इट मीन्स वहां की करेंसी बढ़ रही है। भारत में भी महंगाई है और 80 चल रहा है डॉलर यहाँ पे, है ना जी। यहाँ के रूबल थी, रूबल बढ़ने मतलब रूबल कम होने लगी, प्राइस वो हो गया उसका बड़ा। अब जब भी प्राइस इन्फ्लेट होता है, बढ़ता है, तो वहां की लोगों की सेविंग खत्म होती है, जेब पर फर्क पड़ता है ना जी। जेब पे तो फर्क पड़ेगा। जैसे कि भारत में लॉकडाउन लगा था, अब इसमें क्या हुआ, जिनके पास पैसा था वो तो आराम से झेल गए, लेकिन जिनके पास छोटी मोटी सेविंग थी वो तो उखड़ गई,
नीचे आ गए, धड़ाम से गिरे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो प्रतिदिन कमाते हैं मजदूर, उनका तो हालत बेचारों की खराब थी ही, लेकिन सेविंग पर सबसे ज्यादा जोर पड़ा। कहने का मतलब इनकी इन्फ्लेशन में सेविंग खत्म हो गई। और किसी भी देश की अगर सेविंग खत्म होती है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो आप उसको खर्च करेंगे, सड़ेगा तो नहीं वो आगे जाके कभी भी। तो इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा इससे, यहां पर इकोनॉमी में फर्क पड़ने लग गया। इनकी फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग होती थी, उसको खत्म कर दिया गया। सब मिलके प्राइवेट तो नहीं, गवर्नमेंट वाले और बड़े किसान, छोटे किसान मिलकर करते थे खेती, गवर्नमेंट को देते थे, गवर्नमेंट इन्हें मुनाफा देती थी। अब मैंने बताया पिछली वीडियो में, प्राइवेटाइज कर दिया गया, कॉरपोरेशन ला दिया गया इसमें भी। अब इससे क्या होता था, हर किसान अपनी वो कर रहा है प्राइवेट, तो इससे फूड सिक्योरिटी कम हो जाती थी, नहीं दे रहा किसान का मन। आज आपने देख लिया होगा क्यों आजकल देखा होगा आपने, मंडी माफिया बन जाते हैं। दवा के, जैसे कि चीनी है, चीनी के गोदाम भर लेते हैं, और जब चीनी की कमी हो जाती है जब निकालते हैं उसे औने पौने रेट पर। यही यहाँ पे होने लगा, इससे फूड सिक्योरिटी पर कमी आ जाती है। दोस्तों वो अलग बात है कि गवर्नमेंट आपको राशन देती है, APL अबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन पे देती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है डू नॉट फिल योर स्टमक, बट दे एंश्योर यू डू नॉट डाई विद एम्प्टी स्टमक। बात समझिए, ये आपका पेट नहीं भरती, गवर्नमेंट जो स्कीम देती है राशन, पेट नहीं भरती, लेकिन ये पक्का करती है कि आप खाली पेट से नहीं मरेंगे, पेट भरेंगे भी नहीं, खाली पेट मरेंगे भी नहीं। तो इससे क्या होता है, फूड सिक्योरिटी बनी रहती है। और जब कलेक्टिव फार्मिंग को हटा दिया, राशन ही नहीं मिल रहा है, इससे फूड सिक्योरिटी गई। अब खाना उसे ही मिलेगा जिसके पास नोट होंगे, जिसके पास खरीदने के लिए पैसे होंगे। फूड सिक्योरिटी आ गई इनके इकोनॉमी में। भैया बाहर से अनाज मंगवाने लग गए। अब क्या हुआ, जो इनका ट्रेडिंग स्ट्रक्चर था, फूड सिक्योरिटी मींस आपका ट्रेडिंग भी खत्म हो रहा है। किसान मंडी में ले जाएगा, मंडी में बेचेंगे, पूरी इकोनॉमी चलेगी, घर वाले खरीदेंगे, वो तो सिस्टम खत्म है ना जी। और जब ट्रेडिंग सिस्टम खत्म हो गया तो जीडीपी धड़ाक से गिरी। आपको याद होगा लॉकडाउन में हमारी माइनस में चली गई थी इकोनॉमी, वो तो और जाती अगर हमारे किसान भाई संभालते नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को। किसानों ने हमारी लॉकडाउन में पूरी इकोनॉमी संभाली है, लेकिन यहां तो किसान सेक्टर ही गिर गया, इकोनॉमी कैसे चलेगी। इनकी इकोनॉमी जो 1989 में थी, और जब 10 साल हुए 1999, उससे कम 10 साल में बढ़ी नहीं, घटी, बल्कि बढ़नी चाहिए थी। अब इससे क्या हुआ, जब इकोनॉमी बढ़ी तो इनकी गवर्नमेंट ने सोशल वेलबींग जो स्कीम थी, चलती है ना कि हम आपको स्कीम स्कॉलरशिप देंगे, हम आपको फ्री वैक्सीन देंगे, ये सारी चीजें कम कर दी। भाई गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, कम करनी पड़ेगी, वेलफेयर स्कीम कम करी। और जब ये सब्सिडीज कम करी, सब्सिडीज कहते हैं इनको, सब्सिडीज कम करी, वेलफेयर स्कीम्स कम करी, वहां पर छाने लगी गरीबी, क्योंकि इनका सहारा तो गरीब इनके सहारे ही बैठा रहता है। इन पे छाने लगी गरीबी, और गरीब वहां पर और गरीब होने लगे, कहते हैं ना खाई, वो बनने लगी। वहां की समाज पर कुछ ऐसा फर्क पड़ा, जो मिडल मैन थे वो होने लगे पेरिफेरी का मतलब होता है जो शहर है उसके आउटर एज मतलब उसके बॉर्डर पर रहना। जैसे कि दिल्ली है, अब भाई दिल्ली के बीच में गरीब तो रहते नहीं होंगे भाई, वहां मेट्रो है, वहां एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, वहां पर अच्छे रोड हैं, वहां पर अच्छे लेबर फोर्स है, हर एक चीज। गरीब की तो बस की नहीं है वहां रहना, उसका खर्चा ही इतना हो जाएगा एवरेज। अमीरी तो रहते हैं, मिडिल क्लास ही तो रहते हैं, लेकिन मिडिल क्लास पर भी जब ज्यादा खर्चे की मार पड़ती है वो गरीब बन जाता है, और वो बीच में तो रह नहीं सकता, वो बॉर्डर पे रहने जाएगा। आप जाकर देख लीजिए सीमापुरी में जितना भी दिल्ली का स्लम एरिया है वहीं पर है। तो मिडल मैन जाने लगे, पेरिफेरी करने लगे, आउटर एज पर रहने लगे। और जो वर्क फोर्स थी उनका तो क्या हाल ही होगा, उन्हें तो भैया माइग्रेट करना पड़ गया, शहर से ही बाहर निकलना पड़ गया। जब इकोनॉमी में ऐसी बर्बादी छाने लगी, तहस नहस होने लगी, फिर उखड़ के खड़े हुए माफिया। माफिया का मतलब होता है आप किसी चीज पर कंट्रोल कर लेना, इकोनॉमी पे कंट्रोल कर लेना उस रीजन की।
भाई केजीएफ में रॉकी को दिखाया गया है तो रॉकी के सामने से उसकी आंखों से पूरा सोना जाता था, ऐसे खुदड़ के चेक करता था रॉकी। इट मींस ही हैज कंट्रोल्ड ओवर इट। सो यहां पर भी कंट्रोल आने लगा उस रीजन पर जो भी इनके क्षेत्र थे, और क्षेत्र माफिया बनने लग गए। और ये तो किसी भी देश के लिए बेकार बात होती है, माफिया बन रहे हैं। भाई माफिया थोड़ी चलाएगी सरकार, सरकार तो हमारे चुने हुए चलाएंगे। दोस्तों इसका महत्वपूर्ण परिणाम रहा कि यहां पर पूर्ण तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो गया। लेकिन प्राइवेटाइजेशन अकेला नहीं हुआ, इसके साथ कुछ डिस्पैरिटीज भी हैं। डिस्पैरिटीज का मतलब होता है अनइक्वलिटीज, असमानताएं। रिच पुअर, गरीब अमीर। अब रशिया आजाद हुआ था, रशिया हो गया अमीर। अब तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब ये रह गए गरीब तो रहेंगे यार, अपना वो भी देखो क्षेत्र। अब बात आती है इनकी डेमोक्रेटिक संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस पर। संविधान में कुछ वो भी दिए जाते हैं प्रावधान कि ये अथॉरिटी इसके लिए काम करेगी, है ना। तो वो अथॉरिटीज जो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान में बनाई गई थी काम नहीं कर रही थी अच्छे से। वो एस्पिरेशंस लोगों की जो थी उस पर उतर ही नहीं रही थी खरी। अब इससे क्या होगा, जब वो काम ही अच्छे से नहीं करेगी, चेंज नहीं आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। अब जब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा और गड्ढे में जाएंगे आप। लेकिन बात है वो काम क्यों नहीं कर रही थी अच्छे से, क्योंकि जो इनका संविधान था ना दोस्तों, बहुत जल्दी बना दिया गया। 1991 में आजाद हुए, फटाफट संविधान तैयार, देश आजाद। अब ऐसा तो नहीं होता, संविधान है, कोई बुक तो है नहीं जो फटाक से तैयार हो जाएगी। हमारे देश के संविधान में भी 1 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, दबा के बनाया था। और आज भी एक एक चीज बिल्कुल कड़क लिखी गई है। संविधान ना होता ना, ये नेता लूट के खा जाते इस देश को। संविधान ही है जो हमें बचाता है। इनके संविधान में कई कमियां रह गई। एक कमी तो ये हो गई कि इनका जो एग्जीक्यूटिव था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो इनके प्रेसिडेंट थे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, प्रेसिडेंट के पास ही सारी पावर थी जो करना चाहे। अब वो क्या करते थे, जब इनके पास पावर थी अमेंडमेंट कर देते थे। उज्बेकिस्तान वालों ने, तुर्कमेनिस्तान वालों ने अमेंडमेंट कर दिया कि मैं 10 साल तक रहूंगा प्रेसिडेंट और कोई आएगा ही नहीं। और जब 10 साल खत्म हुए फिर अमेंडमेंट कर दिया कि मैं ही रहूंगा 10 साल तक अगले भी। तो ये तो खराब हो गई ना बात, प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर दे दी, अब पार्लियामेंट आपकी कुछ काम की रही नहीं। जन नेतृत्व कहां जाएगा। आप समझ आई दोस्तों आपको बात। हमारे देश में प्रेसिडेंट की पावर लिमिटेड क्यों और प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा क्यों, है ना। एक्चुअली में दोनों बराबर हैं। लेकिन आप खुद ही सोचिए, अगर देश को चलाना होगा तो ज्यादा संवैधानिक तरीके से, ज्यादा डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक तरीके से कौन वैल्यूएबल है। एक वो जो बिल्कुल जमीन से जुड़कर या जमीन से इलेक्ट होकर आया है, या एक वो जो कि एमएलएस के द्वारा चुना गया है। अब खुद ही बताइए, आप पे मैं छोड़ता हूं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जो रशिया था उसके करीबन 1500 बैंक रप्ट हो गए, निठल्ले, पैसा नहीं रहा उन पे। और हद तो तब हो गई दोस्तों जब 1998 में इनका सेकंड लार्जेस्ट, जो दूसरा पूरे देश का दूसरा बड़ा बैंक था, वो भी बैंक करप्ट हो गया। अब इससे क्या हुआ दोस्तों, जो वहां के कॉरपोरेट थे, 10,000 कॉरपोरेट जिन्होंने बैंकों में पैसा डाल रखा था, वो सीधा सीधा दिवालिया हो गए, दिवाली आ गई। और वहां के जो प्राइवेट शेयर होल्डर थे वो भी खत्म, उनका भी पैसा डूबा। और वहां की आम जनता को तो फर्क पड़ा ही बैंक से, क्योंकि बैंक ही किसी भी देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। इतने सारे बुरे परिणामों के बाद भी रशिया धीरे धीरे पनपने लगा, उभरने लगा। और उसका सबसे बड़ा कारण रहता है वहां के नेचुरल रिसोर्सेज। भाई रशिया में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। 2000 में रशिया एक्सपोर्ट करने लग गया ऑयल्स को, नेचुरल रिसोर्सेज को, मिनरल्स को सप्लाई करने लग गया। और दोस्तों कहते हैं ना, और जहां भी आपकी नेचुरल चीज पा जाए, आज बिहार में कोई खदान पा जाए या कोई तेल पा जाए, मैं गारंटी दे रहा हूं मुंबई से पूरा राज्य अच्छा बन जाएगा, है ना जी, मुंबई के कंपैरिजन से। लेकिन बात होती है पाने की। यहां पर ऑयल पा गए, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट, इधर वालों में पा गया तेल,
वरना भेड़ चराते थे। लेकिन जिस दिन तेल खत्म, खेल खत्म। पहले भेड़ चराते थे, अब फरारी चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसने दोस्तों खुद को तो उभारा ही, लेकिन इसके आसपास के देश, कहते हैं ना एक निकलता है तो आसपास के सभी उभरने लगते हैं। आसपास के देशों में इन्होंने रेंट लेना शुरू कर दिया। जैसे कि समझ लीजिए एक सप्लाई आ रही है, सप्लाई दे रहा है रशिया पूरे यूरोप वालों को, पूरे इधर वालों को, एशिया वालों को। तो सप्लाई तो हवा में जाएगी नहीं तेल की, या तो नदी से उससे जाएगी, समुद्र से, या ऑन दी उस पर जाएगी, लैंड पे। अब क्या करता है, जिस जिस देश से वो सप्लाई होकर गुजरती है वो देश उस सप्लाई की चेन के, उस सप्लाई की लाइन के रेंट लेते हैं, पैसा लेते हैं, उससे उनकी कमाई होने लगी। देखिए जो भारत है वो ईरान से यहाँ गैस की सप्लाई लेता है, नेचुरल रिसोर्सेज की गैस की सप्लाई लेता है। अब जब ये सप्लाई लेता है तो ये यहाँ से लाइन गुजारता है अफगानिस्तान से, और पाकिस्तान से होते हुए यहाँ पे आती है लाइन। अब इससे क्या होता है, अफगानिस्तान जो है रेंट लेता है, पाकिस्तान रेंट लेता है। लेकिन चला के देखिए दोस्तों, यहाँ रेंट भी लेता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान कहता है यहाँ से थोड़ा सा कनेक्शन हमें भी दे दो, हम भी अपने देश में पहुंचा लेंगे। भारत कह रहा अच्छा हम दुनिया को चला रहे तुम हमें चलाओगे। भारत कहता देखो ले लो सप्लाई, लेकिन यहां से लेके यहां तक जो लाइन आ रही है ना उसका पैसा तुम दोगे, मैन्युफैक्चरिंग का, हम नहीं देंगे, और रेंट भी नहीं देंगे। आप मुझे बताइए एक नंबर बात है या नहीं? ऐसे ही ये रशिया करता है, यहाँ पर सप्लाई दे रहा है तो जिन जिन देशों से जा रही है वहां से रेंट देना पड़ता है ना, इन देशों में जा रही है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 26 पर एक क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसमें कहा गया है कि अगर कोई अपने उद्देश्य में, प्लान में सक्सेस हो जाता है तो उसे हम नेशनल हीरो मान लेते हैं, और अगर कोई फेल हो जाता है तो हम उसे उसके गुनाहों के लिए सेक्सिज्म करते हैं, अलगाववादी बता देते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर मैं चाहता हूं कि आप खुद अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से समझें, क्योंकि क्वेश्चन इज नॉट फॉर रिसर्च बट सर्च योर माइंड हाउ इट रिएक्ट्स, है ना। मैं भी इस क्वेश्चंस पर ज्यादा सर्च नहीं करता, क्योंकि मैं खुद ही सोचता हूं कि मैं अंदर से क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के आंसर को कुछ इस तरीके से हैंडल करूंगा। पहले तो आज 2 अक्टूबर की गांधी जयंती पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जवान जय किसान। तो दोस्तों हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारे महात्मा गांधी का। अब भाई उन्होंने यार पूरी जिंदगी धोती में गुजार दी, सेक्रीफाइस तो उन्होंने किए, और उन्होंने यार बहुत सारे आंदोलन भी चलाए, लेकिन उनसे बंटवारा नहीं रुका जी। अब अगर उनसे बंटवारा रुकता, ऐसा तो नेशनल हीरो हैं और रहेंगे भी, लेकिन उनसे बंटवारा नहीं रुका तो हम उन्हें सेक्सिज्म करते हैं, यानी उस चीज के लिए दोषी करते हैं, अलगाववादी। और ये सही बात नहीं है बिल्कुल भी। हमें किसी भी इंसान के बुरे कर्म से पहले अच्छे कर्म देखने चाहिए, ठीक जी। और अगर मान लीजिए बंटवारा रोक देते तो वो और भी बड़े हीरो बन जाते, महात्मा और महान हो जाते, ठीक जी। इस एग्जाम्पल से आई होप आप समझ गए होंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।